जो कॉलम है, कॉलम को इंस्टॉलेशन के लिए ऑगरिंग किया जा रहा है। लगभग जो इसका डेप्थ है वो है 1.5 मीटर है। ऐसे यहाँ पे जितने भी ऑगरिंग हुआ था वो ट्रैक्टर के द्वारा हुआ था, ऑगर मशीन से, लेकिन कुछ टेबल को शिफ्ट किया गया है यहाँ पे। वो जो वहाँ देख रहे हैं वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ से जितने भी मॉड्यूल हुआ है वो मॉड्यूल टेबल था उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे मैनुअली ऑगरिंग किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये अलाइनमेंट में है। यहाँ पे एक कॉलम रखा हुआ है, जो एक्सटेंशन कॉलम को हॉट डिप कॉलम के साथ कनेक्ट किया गया है 2 बोल्ट के साथ। हाँ, ये पूरा जो ब्लैक कॉलम रहेगा वो नीचे तक चला जाएगा, आप देख सकते हैं ये। अब चलते हैं कॉलम की तरफ। वहाँ पे सामने देख रहे हैं आरएमसी की गाड़ी लगी हुई है, जिसमें कंक्रीट का मिक्सचर है। तो वहाँ पे वो आरएमसी की गाड़ी से ही डायरेक्टली मटेरियल लाते हैं, मिक्स मटेरियल, और कॉलम का अलाइनमेंट यहाँ पे किया रहता है, और उसको क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे मटेरियल फुलफिल कर देते हैं। ये देख सकते हैं, ये अलाइनमेंट किया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, फ्रेशर के लिए, फ्रेशर हो चाहे ग्राउंड माउंट में जो कंपनी अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वो उनका अक्सर यही सवाल रहता है कि आप सिंगल कॉलम को कैसे 90 डिग्री पे होल्ड करते हैं, 90 डिग्री पे कैसे अलाइनमेंट करके सिविल कास्टिंग करते हैं। सिविल कास्टिंग करते हैं वो तो कास्टिंग के समय तक कॉलम टेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि एक यहाँ पे फ्रेम बनाया जाता है, यहाँ पे एक फ्रेम बनाया जाता है, ये देख रहे हैं। इस फ्रेम को धागे के हेल्प से और जो इसका अलाइनमेंट टूल्स होता है उसके हेल्प से इसको 90 डिग्री पे फिक्स किया जाता है। आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री पे फिक्स है। ये धागे के हेल्प से ये पूरा अलाइनमेंट है। मेरा टेबल भी डिजाइन होगा और नट बोल्ट टाइट होगा, तो वो 90 डिग्री पे एकदम अलाइनमेंट रहेगा। लेकिन जो कॉलम है वो 90 डिग्री पे आप देख रहे हैं। ये फ्रेम बेसिकली डिजाइन किया जाता है आपके कॉलम के हिसाब से। अगर कॉलम का हर एक जगह एक ही फ्रेम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये यूज कर सकते हैं कि जैसे फ्रेम का साइज कम है तब तो ये फ्रेम कॉलम का साइज कम है तो ये फ्रेम का यूज कर लेंगे। अगर कॉलम का साइज बड़ा है तो ये फ्रेम यूज नहीं होगा। तो चलते हैं दोस्तों अलाइनमेंट के लिए। वहाँ पे आरएमसी की गाड़ी मटेरियल को फुलफिल कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मटेरियल देख सकते हैं, मटेरियल अभी ये फुलफिल होते हुए जा रहा है गाड़ी से। देख रहे हैं ये अब यहाँ पे कैपिंग बनेगा 300 mm का। मैं आपको कैपिंग दिखाऊंगा कि कैपिंग क्या चीज़ होता है और कैपिंग कहाँ पे यूज किया जाता है। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इसी में आगे ऐड रहेगा, वो आपको दिखाऊंगा। देखिए आरएमसी वहाँ पे, मैं आपको नज़दीक में जाके दिखाऊंगा। मैं ग्राउंड लेवल से आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको कोई सा भी इशू ना हो।
अगर ये वीडियो कोई क्या कहते हैं ईपीसी कर रहे हैं, नए स्टार्टअप किए हैं सोलर प्रोजेक्ट में, तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रहेगा। डालो डालो। ये लैग बेटा तो सब बेटा एक कॉलम हो गया है यहाँ पे। ये मटेरियल आ रहा है। हाँ उठा दो उठाओ तुम रुक दीजिए। इधर से डाल दो। यहाँ पे मटेरियल फुलफिल करने के बाद कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस चेक किया जाता है, ताकि स्ट्रक्चर को असेंबल करने में कोई इशू ना हो। आप देख सकते हैं ये हमारे रवि सर हैं जो साइट पे इनका पूरा ये साइट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कंप्लीट अलाइनमेंट, परफेक्शन, क्वालिटी एक तरह से कह सकते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं इंस्टॉलेशन से लेके स्ट्रक्चर असेंबल सब कुछ। अब यहाँ पे इसमें वाइब्रेटर चलेगा, ताकि जो मटेरियल है वो प्रॉपर तरीक़ा से फिक्स हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट कॉलम में वाइब्रेटर जो चलेगा वो दिखाऊँ। वाइब्रेटर इसीलिए चलाया जाता है कि अगर बीच में कोई एयर गैप बनता हो कंक्रीट में, तो वो एयर बबल निकल जाता है वाइब्रेटर से, और स्ट्रेंथ के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, ये देख रहे हैं कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस मेरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, अब देखिए वहाँ पे वाइब्रेटर चला रहे हैं। मैं दिखाता हूँ वाइब्रेटर कैसे चलाया जाता है और क्यों चलाया जाता है।
चला रहे हैं जिससे मटेरियल के अंदर जो बबल बन रहा है वो बबल निकल जाए। इसमें भी देखिए ये वाइब्रेटर चला। अब चलते हैं आगे, जो मेरा अलाइनमेंट है उससे रिलेटेड बताऊंगा कि तो दोस्तों देख सकते हैं ये अलाइनमेंट है स्ट्रक्चर का, ये स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट है। और सबसे पहले सोलर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए अलाइनमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रोल। अगर स्ट्रक्चर आप पाइलिंग के समय में अगर अलाइनमेंट नहीं होता है तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी परफेक्ट नज़र नहीं आएगा, कहीं पे मॉड्यूल ऊपर कहीं पे मॉड्यूल नीचे। आप कितना भी अच्छा से अच्छा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लीजिए, होल टू होल मैच कर लीजिए, एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ आप डिज़ाइन कर लीजिए, लेकिन आपका कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो अलाइनमेंट किए हैं, अलाइनमेंट को परफेक्टली देख के चले हैं, हर एक पॉइंट को कंसीडर करके चल रहे हैं। देख रहे हैं ये अलाइनमेंट, इसको कहा जाता है अलाइनमेंट, इसको बोला जाता है अलाइनमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आगे की तरफ मैं चलता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉलम है, कॉलम का जो अलाइनमेंट होता है पाइलिंग के अंदर कॉलम को डालकर, मतलब जो डेप्थ होता है लगभग 1.5 या 1.2 या 1.3, और उसका जो फ्रेम बनाया जाता है उस फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे अलाइनमेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं वो प्रोसेस को, अलाइनमेंट करने के प्रोसेस को यहाँ पे 90 डिग्री पे लेवल लगा के किया जा रहा है। फ्लेंज और वेब साइज को दोनों को चेक किया जाता है। आप दोनों तरफ लेवलिंग देख सकते हैं, दोनों तरफ लेवलिंग को नट बोल्ट उसको टाइट किया जाता है उस फ्रेम में, और उसमें देख रहे हैं दोनों को 90 डिग्री पे करेंगे ताकि स्ट्रक्चर मेरा जो लगेगा वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा स्ट्रक्चर लगाने के समय में, क्योंकि जो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वो यहीं पे है। अगर यहाँ पे परफेक्ट किए तो आगे पूरा परफेक्ट रहेगा, आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट रहेगा, अलाइनमेंट मॉड्यूल का अलाइनमेंट सही रहेगा। तो यही है मेन पॉइंट। वहाँ पे देख सकते हैं सिविल मटेरियल्स कॉलम पाइलिंग हो रहा है, आरएमसी की गाड़ी लगी हुई है। आरएमसी यहाँ पे बेसिकली फुल फॉर्म होता है रेडी मटेरियल्स
कंक्रीट, जिसमें मेरा जो एक आरएमसी में लगभग 56, 57 कॉलम आसानी से फुलफिल हो जाता है। वाइब्रेटर चलाने के बाद, वाइब्रेटर से पहले तो 60 चला जाता है, लेकिन वाइब्रेटर चलने के बाद कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि कुछ बबल बन जाती है तो उसके लिए मटेरियल और डालते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे मेरा फ्रेम का साइज थोड़ा छोटा हो गया बॉटम तरफ से, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक जुगाड़ लगा रखे हैं। 2 एल एंगल है, 2 एल एंगल को पहले लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद उस फ्रेम को अटैच कर देंगे, उसमें रख देंगे। यहाँ से भी 90 डिग्री कर लेंगे, 0 डिग्री लेवल पे। पहले तो ज़मीन पे 0 लेवल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लेवल लगा दिए हैं। अब नट बोल्ट से एडजस्ट करेंगे कि किधर लेवल मेरा कम रहा है, किधर ज़्यादा, तो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। क्या हुआ? बेल्ट करना पड़ेगा। अरे कोई इसरार का काम नहीं है, एक भी एक समय परफेक्ट नहीं हो। 2-3 पॉइंट लगा हुआ है ना, अगर और बिल्डिंग हो जाता 2-3 पॉइंट और तब, प्रॉब्लम वही है। हाँ वो बिल्डिंग छूट जाती। आजा इधर आजा, छोड़ इसको पहले, इसको सेंटर में। हाँ है, बहुत सारे फ्रेम है, आप वहाँ से ले सकते। यहाँ पे कॉलम, हाँ कॉलम टू कॉलम यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा मेरा डिस्टेंस यहाँ पे भाग रहा है, तो तो यहाँ पे कॉलम सेंटर टू सेंटर ले परफेक्ट कर दिए। तो ये होता है प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है, मैं यहाँ तक पहला पॉइंट तो था वहाँ पे ऑगरिंग किए हैं, वो ऑगरिंग करने के बाद एक्सटेंशन कॉलम दे रहा, जो मैं बता रहा था एक्सटेंशन कॉलम कौन होता है, ये एक्सटेंशन। ऐसे भी सिविल के अंदर ब्लैक मटेरियल रहे चाहे हॉट डिप रहे, उससे कोई मतलब नहीं बनता है उसको। तो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने से बढ़िया है कि उसमें ब्लैक मटेरियल ही डाल दें, इसमें हॉट डिप का कोई ज़रूरी नहीं। हॉट डिप करने का कोई ज़रूरत नहीं। ये देख सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पे सिविल मटेरियल डल रहा है वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ कंक्रीट डालने के बाद भी अलाइनमेंट चेक किया जाता है वाइब्रेटर चलने के बाद भी, ताकि कॉलम एक इधर उधर ना जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मटेरियल कमा है तो मैनुअली डाल दिए। वाइब्रेटर लेके आए हैं, वाइब्रेटर लेके आ रहे हैं। अब इसमें कुछ और मटेरियल लगेगा वाइब्रेटर चलाने के बाद भी। देखिए इसमें कुछ मटेरियल और डलाएगा। दोस्तों, आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम को पाइलिंग के साथ साथ जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल करेंगे उसका क्या स्पेसिफिकेशन है और जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं उसका क्या ग्रेड है मटेरियल का और प्रॉपर्टीज़ क्या है।
तो दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम 160 180 का विड्थ है, जो इसका वेब है वो 180 का है, और इसका जो फ्लेंज है, फ्लेंज 60 का है, और लिप 20 का है। और जो इसका हाइट है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे मॉड्यूल लगेगा, अगर सोलर प्लेट लगेगा, तो सोलर प्लेट लगने के साथ साथ इसका जो हाइट होगा वो 500 हाइट होगा, जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो 500 होगा। और उसके साथ साथ जो टिल्ट एंगल होगा 15 डिग्री टिल्ट एंगल होगा, जो मॉड्यूल का टिल्ट होगा वो 15 डिग्री होगा। अब इसमें दोस्तों जो कॉलम यूज किया गया है और ब्रेसिंग प्लेट यूज किया गया है, उसके साथ साथ एल क्लिट, ये जो 3 कंपोनेंट का मैंने नाम बताया हूँ वो है हॉट डिप मटेरियल्स। हॉट डिप मटेरियल्स मीन्स यहाँ पे जिंक का कोटिंग किया गया है। जो कोटिंग का जो माइक्रोन है वो मिनिमम 80 माइक्रोन है। मीन्स मिनिमम यहाँ पे कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो कॉलम है उसका सभी कंपोनेंट, सभी हर एक कंपोनेंट का ये क्या कहते हैं, माइक्रोन को चेक करके जो मिनिमम निकाला गया है, रेशियो निकाला गया है वो 80 माइक्रोन है। अगर मैं एक कॉलम को स्पेसिफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, तो एक कॉलम को अगर चेक करता हूँ तो उसका जो ये माइक्रोन आएगा वो कहीं पे 90 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 100 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 150 माइक्रोन आएगा, कहीं पे 120 भी आएगा, और कहीं पे 80 के जगह पे 70 भी आ जाएगा, लेकिन 70 से नीचे नहीं जाएगा। रेयर केस में 70 आएगा। तो वो सब को अगर रेशियो निकालते हैं तो 80 माइक्रोन कम से कम आ ही जाता है। अब दोस्तों कॉलम, ब्रेसिंग प्लेट और एल क्लिट का जो ग्रेड है, कॉलम को देखते हैं तो कॉलम 180 60 20 2 थिकनेस में है, और जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो है 350 मेगापास्कल। और एल क्लिट और ब्रेसिंग प्लेट है उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 मेगापास्कल है। क्योंकि क्या होता है 250 मेगापास्कल और 350 मेगापास्कल में अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा थिकनेस को 250 मेगापास्कल में बेंड करता हूँ, तो जहाँ से जो बेंड होता है वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरा 5 6 का सीट है और वो 250 मेगापास्कल में है और उसको मैं बेंड करता हूँ, तो यहाँ से वो लगेगा कि चिरा गया। चिरा मीन्स मतलब फट जाता है, कटिंग जैसा लग जाता है कि कटा कटा। तो इसीलिए 350 मेगापास्कल यूज करते हैं। और यहाँ पे थिकनेस कम है, 2 थिकनेस है, तो 2 थिकनेस के लिए 350 मेगापास्कल यूज किए हैं। 350 स्ट्रेंथ काफ़ी होता है हॉट डिप के मैटर में 250 के कंपेयर में। एल क्लिट, ब्रेसिंग प्लेट और कॉलम, ये हॉट डिप है। अब आते हैं, ये जो देख रहे हैं आप फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग। बैक ब्रेसिंग, फ्रंट ब्रेसिंग गैल्वेलम है। जो साइज है इसका अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। जो बैक ब्रेसिंग है उसका जो साइज है वो 60-40 और थिकनेस में 1.6 थिकनेस है, जो 150 के विंड स्पीड पे पास है। फिर से आप नोट कर सकते हैं, जो फ्रंट बैक ब्रेसिंग है और बैक ब्रेसिंग है दोनों का साइज 60-40-15 और थिकनेस में 1.6 थिकनेस है, जो गैल्वेलम है। अब गैल्वेलम का जो मेगापास्कल है वो 550 मेगापास्कल है, क्योंकि गैल्वेलम में जितना जो थिकनेस कंसीडर किया जाता है 0.9 से लेकर 2 2.5 तक का थिकनेस यूज किया जाता है। लेकिन रह गया सवाल कि जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ही गैल्वेलम कॉस्टली होता है हॉट डिप के कंपेयर में। ऐसे कम थिकनेस है तो हॉट डिप से सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि अब देखिए वेट कमेगा। अगर पर केजी में देखते हैं 2 का वेट, एक
मीटर में निकाल लीजिए और 0.9 mm का वेट 1 मीटर में निकाल लीजिए तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर 1 किलो का वेट 2 किलो आया, 1 मीटर का वेट 2 किलो आया, 100 रुपये से मान लीजिए 100 रुपये किलो है तो 200 रुपया। और 0.9 mm थिकनेस का 1 मीटर का वेट आपका 1 किलो आया, अगर वो 110 रुपये भी किलो देगा तो आपका 110 रुपये आएगा, 110 रुपये आएगा। लेकिन वो 200 रुपया खा गया, मतलब 90 रुपये आपका एक्स्ट्रा ले रहा है। और स्ट्रेंथ के मैटर में भी ये ठीक है। लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि गैल्वेलम को कॉलम में यूज नहीं कर सकते। क्यों? कॉलम में अगर यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सिविल कंक्रीट हुआ है गैल्वेलम में, जैसे ही वो सिविल कंक्रीट होगा और कुछ पानी पर लगेगा वहाँ पे तो वो जंग लग जाएगा, तो गैल्वेलम ख़राब हो जाएगा। ज़मीन के टच में नहीं आना चाहिए, ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जंग लगता है। गैल्वेलम का ऐसे लाइफ 10 इयर्स का होता है, 10 ईयर्स से एबव। अगर आपका लोकेशन बढ़िया है और बारिश उतना नहीं हो रहा है तो 10 ईयर्स से एबव चला जाता है, ऐसे ख़राब नहीं होता। कहाँ पे जंग कहाँ पे लगता है? जहाँ से कट के आया है, वो पहले से कट के आया है, मशीन से जो कटा होता है वहाँ पे जंग नहीं लग सकता है। लेकिन आपने खुद लाके अपने साइट पे मशीनों से काटे हैं तो वहाँ पे जंग 100% लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब ये बता देता हूँ कि मेरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था फ्रंट ब्रेसिंग और बैक ब्रेसिंग। फ्रंट ब्रेसिंग बैक ब्रेसिंग का जो थिकनेस क्या कहते हैं वेब और फ्लेंज है वो है लगभग आपका 60-40-15 और थिकनेस है 1.6 mm। लेकिन राफ्टर में आते हैं तो राफ्टर में यहाँ पे आपका साइज बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका राफ्टर का जो सेक्शन है वो आपका बढ़ जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे की तरफ आते हैं। आज साइट से रिलेटेड ही बहुत कुछ बताऊंगा आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ जो कंटेंट मुझे मिल रहा है सोलर से रिलेटेड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हैं अब आते हैं राफ्टर का साइज। जो राफ्टर का साइज है यहाँ पे 120 बाई 60 बाई 30 mm है और थिकनेस में 1.2 mm थिकनेस है। ये एक छोटा सा कुत्ता आया है और मेरे पास आया, चल ओ आराम से नहीं 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 देख रहे हैं, ये रखवाली अभी कर रहा है। ये 6 महीना बाद ये बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, देख रहे हैं सही से है ना, सही से ना ना बाबू ना ना ऐसे नहीं। अब चलिए अब आते हैं, ये भी देख रहा है कि आखिर क्या कर रहा है ये, फिर आ गया मेरे पास, वहीं पे रहो। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राफ्टर का साइज है वो है 120 60 30 और थिकनेस में जो है 1.2 mm थिकनेस है। ये जो राफ्टर का साइज है वो 1.2 mm थिकनेस है। 1.2 mm थिकनेस में इसका भी जो ग्रेड है 550 मेगा पास्कल है। और ऐसे यहाँ पे 120 इन्होंने लिए हैं, 120 के जगह पे 100 mm का भी राफ्टर चल जाता, कोई इशू नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया है कि मैं जो बताया हूँ वो ग्राउंड माउंट से रिलेटेड राफ्टर
उसके बाद मेन कॉलम हो गया जो सिंगल कॉलम कहते हैं, उसके साथ साथ ब्रेसिंग प्लेट, एल क्लीट और एक्सटेंशन कॉलम। एक्सटेंशन कॉलम के बारे में नहीं बताया हूँ। एक्सटेंशन कॉलम बेसिकली यहाँ पे पोस्ट कटिंग के लिए दिया गया है जो पाइलिंग के अंदर रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे दो सवाल मैंने नहीं बताया हूँ। पहला कि ब्रेसिंग प्लेट का साइज मैंने यहाँ पे क्या लिया हूँ और एल क्लीट का साइज क्या लिया हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एल क्लीट का साइज हमेशा डिपेंड करता है पर्लिन पे। पर्लिन से 10 mm कम होना चाहिए या पर्लिन के बराबर होना चाहिए, उससे एबव नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज साइट से रिलेटेड मैं लगभग जानकारी आपको शेयर करूंगा। अब रह गया सवाल दोस्तों कि यहाँ पे अभी तक जो मेरा पॉइंट था वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, जो मैंने स्ट्रक्चर से रिलेटेड बता दिया हूँ। अब इसके साथ साथ दो चीज़ बचा हुआ है, एल क्लीट और पर्लिन को बताना। पर्लिन के साथ साथ मेरा सैग एंगल भी आएगा। सैग एंगल क्यों यूज करते हैं और ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग जो बैक कॉलम टू बैक कॉलम कनेक्ट किया जाता है उसको क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि ये टेबल के बीच में जो गैप दिए हैं वो क्यों दिए हैं। ये टेबल के बीच में जो गैप दिए हैं वो क्यों दिए हैं और कितना दिया जाता है। तो दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमेशा सबसे पहले आपको अगर टेबल टू टेबल गैप देखना है तो आपको हमेशा एक चीज़ पे ध्यान देना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये स्टेट वाइज और लोकेशन वाइज सबका अलग अलग होता है। मोटा मोटी स्टेट वाइज ही पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट डिजाइन किए हैं दिल्ली के लिए और वो प्रोजेक्ट लगा दिए हैं सेम लेंथ विड्थ, सेम कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस, सेम टेबल टू टेबल डिस्टेंस, कहाँ, साउथ की तरफ। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल लगा हुआ है, दो टेबल लगा हुआ है। सेम स्ट्रक्चर आप इंस्टॉल कर दिए साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ इंस्टॉल किए तो वहाँ के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो लैटिट्यूड है वो है लगभग 12-13 डिग्री। और आगे चले जाइए केरला की तरफ चले जाइए तो वहाँ पे 9 डिग्री लैटिट्यूड है। लेकिन अगर वही डिज़ाइन अगर किसी पर्सन ने डिज़ाइन किए हैं केरला के अकॉर्डिंग ग्राउंड माउंट, सेम लेंथ विड्थ के साथ, सेम टेबल टू टेबल डिस्टेंस गैप देके शैडो चेक कर लिए हैं, और वही स्ट्रक्चर वही टेबल आप नॉर्थ की तरफ कोई सा भी स्टेट में लगा दीजिए, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कोई सा भी स्टेट में लगा दीजिए, तो आपका वहाँ पे एक टेबल से दूसरे टेबल पे जो शैडो जाएगा वो एक मॉड्यूल खा जाएगा पूरा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो लैटिट्यूड को 10 डिग्री लैटिट्यूड को कंसीडर करके शैडो चेक कर लिए हैं। तो उनका टेबल टू टेबल, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये टेबल का पॉइंट और ये टेबल का पॉइंट, अभी यहाँ पे मॉड्यूल लगेगा तो मॉड्यूल बाहर की तरफ 400 mm निकलेगा और यहाँ पे भी 400 mm बैक साइड निकलेगा। तो इस टेबल का जो मॉड्यूल है बैक पॉइंट वो, और इस टेबल का जो फ्रंट पॉइंट है, उस दोनों के बीच में जो गैप होगा वो अपने नॉर्थ में आते हैं 28-29 डिग्री लैटिट्यूड के हिसाब से। तो मेरा जो गैप बन रहा है वो लगभग बन रहा है 3 मीटर, 3-3.25 मीटर पे शैडो फ्री हो जाता है। लेकिन वही बंदा केरला में डिज़ाइन किया है तो वहाँ पे उनको 1800 mm तक जाते जाते शैडो फ्री हो गया, 1802 मीटर तक जाते जाते शैडो फ्री हो गया।
तो वहाँ पे परफेक्ट है वहाँ के लिए। लेकिन अपने यहाँ के लिए क्या होगा, ये टेबल का जो शैडो होगा इस टेबल पे आ जाएगा, मतलब एक मॉड्यूल पूरा खा जाएगा। कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, ये 4 मंथ आपका पूरा शैडो रहेगा सोलर प्लेट पे। हाँ, मई जून जुलाई अगस्त के मंथ में शैडो नहीं आएगा। अभी देख सकते हैं, अभी अगर 500 mm का और मॉड्यूल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा मॉड्यूल शैडो। तब भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टेबल से इस टेबल के बीच में अभी जो गैप है अभी भी लगभग 1.5 मीटर से एबव गैप है। और अभी जो मंथ चल रहा है वो मंथ है मार्च मंथ। आज 3 तारीख है मार्च मंथ का, तो इतना शैडो आ रहा है। अगर यही नवंबर दिसंबर रहता तो ये शैडो यहाँ से उठ के इसके टेबल पे यहाँ पे आया रहता, क्योंकि नवंबर दिसंबर मंथ में जो शैडो बनता है वो सबसे बड़ा बनता है शैडो। और मई जून मंथ में तो शैडो यहाँ पे इनका तो टेबल एकदम इसके नज़दीक सीधा रहेगा, ऐसे रहेगा, पता नहीं चलेगा कि धूप यहाँ आ रहा है। तो जून जुलाई अगस्त मार्च अप्रैल ये सब मंथ में दिक्कत नहीं होता है शैडो के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं और यहाँ पे जो मॉड्यूल यूज हो रहा है मॉड्यूल वारी का है। वारी 545 वाट पीक है। वारी पहले 25 साल का ये बताता था कि वारंटी है, अब इन्होंने 2 साल और बढ़ा दिया है, 27 साल का वारंटी कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आपका मॉड्यूल सेफ़ है तब तो 25 साल 27 साल चलेगा। आंधी में थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो वो 25 साल तो दूर, एक दिन का भी उसका वारंटी नहीं लेगा वो। हाँ, इंश्योरेंस कराए हैं तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिएगा तो आपको मॉड्यूल का प्राइस मिल जाता है, अगर इंश्योरेंस है तो। देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो वारंटी दे रखा है 27 ईयर्स वारंटी। वारी का है वन विथ दिस सन। क्योंकि वारी के अंदर मैंने एक बढ़िया खूबी देखा हूँ कि इनका जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल पर्लिन टू पर्लिन गैप होता है 1178 mm ही लेता है, और मॉड्यूल का लेंथ सेम ही रहता है। इंडिया में जितने भी मॉड्यूल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऐसे तो मॉड्यूल का जो सेल आता है वो फॉरेन से ही आता है, चाइना से आता है और 2-3 कंट्री है। लेकिन जो उसका मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल वहाँ से आता है सेल बन के, और यहाँ पे आके हर एक कंपोनेंट असेंबल हो जाता है अपने इंडिया में। सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो यहाँ गुजरात की तरफ चले जाइए, गुजरात में बहुत ज़्यादा असेंबल हो रहा है। बहुत सारे कंपनी का आपको मॉड्यूल मिल जाएगा। सभी का जो जनरेशन का प्रोसेस है वही है, सेम ही है लगभग। लेकिन हाँ, प्राइस में थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है। कोई 10 पैसा ज़्यादा लेता है पर वॉट पीक पे, कोई 10 पैसा कम लेता है। तो मॉड्यूल का जो मार्केट में चल रहा है चल रहा है 545 वॉट पीक है। अभी 670 वॉट पीक तक का मॉड्यूल यूज हो रहा है। और जो मॉड्यूल का लेंथ है सेम मिलेगा लगभग सबका। 670 वॉट पीक में थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, 2384 बाई 1303 mm लेंथ विड्थ है। लेकिन 545 वॉट पीक में जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का लेंथ विड्थ कम है, 1134 विड्थ है। अगर आप देख सकते हैं ये होल से ये होल के बीच में जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो 1085 या 1090 mm होगा। और जो इसका आउटर लाइन होगा, क्योंकि 35 mm बाहर भी जाता है तो 1134 mm हो जाता है। ठीक है, 1134 mm होता है, मतलब 15-20 mm दोनों तरफ चला जाता है। तो अगर 1085 होगा तो 15 मतलब 25 mm दोनों तरफ आउटर जाता है। ये जो देख रहे हैं विड्थ, ये जो विड्थ देख रहे हैं मॉड्यूल का पैलेट का वो 1134 है। हाँ, इनर पार्ट उसका 1134 है, आउटर उसके हिसाब से होगा।
यहाँ भी देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो पर्लिन डिज़ाइन होता है डिपेंड करता है आपके मॉड्यूल पे। मॉड्यूल का साइज क्या है, मॉड्यूल का विड्थ क्या है, मॉड्यूल का वेट क्या है। मॉड्यूल के वेट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है और उसके बाद डिज़ाइन होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे 4 पर्लिन यूज हुआ है। पर्लिन 1 2 3 4। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 होल 2 होल, 1 और ये 2 होल, ये दोनों में मॉड्यूल का फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट होगा और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होल और वो होल में कनेक्ट हो गया। मतलब ये जो लेफ्ट साइड का 2 होल और ये राइट साइड का 2 होल और लेफ्ट साइड का 2 होल, 4 होल मिलके एक मॉड्यूल असेंबल होगा। फिर टॉप में जाइए, फिर 4 होल, वो 4 होल एक मॉड्यूल को असेंबल करेगा। तो यहाँ पे जो मॉड्यूल असेंबल होगा ऐसे ये प्रोसेस है असेंबल करने का। अब आते हैं साइज। जो पर्लिन का साइज यूज हुआ है यहाँ पे वो है आपका लगभग 100 इसका विड्थ है। एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका जो कॉलम का सेक्शन है 100 50 15 और थिकनेस में 1.2 mm थिकनेस है। गैल्वेलम है, 550 वॉट पीक ग्रेड है। और उसके साथ साथ इस पर आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप ठीक है ये होल से ये होल के बीच में तो 1085 mm है और 2 होल के बीच में 70 mm है, लेकिन ये होल क्यों दिया गया है? तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये होल सैग एंगल को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। सैग एंगल बेसिकली पर्लिन का जो एक तरह से कह सकते हैं पर्लिन अपोजिट भागता है। क्या होता है कि एल क्लीट, ये एक एल क्लीट है, एक एल क्लीट वो है, दोनों एल क्लीट से पर्लिन को अटैच कर दी। लेकिन सेंटर में क्या होगा, कुछ पॉइंट जो कुछ mm में आगे पीछे हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, सेम जो मॉडल अगर मान लीजिए कि 1400 mm पर्लिन टू पर्लिन डिस्टेंस है तो 1450 mm का सैग एंगल कट करके 25-25 mm का होल दे के दोनों नट बोल्ट से टाइट करके थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पुश करते हैं। जितना mm मेरा गैप हो रहा है थोड़ा सा उधर से पुश करके दोनों को कनेक्ट कर देते हैं नट बोल्ट से। तो क्या होता है, जो डायमेंशन मेरा यहाँ पे मिलेगा आपको, जो डायमेंशन यहाँ पे मिलेगा वही डायमेंशन आपको वहाँ भी मिलेगा और वही डायमेंशन यहाँ भी मिलेगा अगर सैग एंगल कनेक्ट करते हैं तो। अगर सैग एंगल नहीं कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा नीचे वाला पोर्शन का अलाइनमेंट तो सही जा रहा है, ऊपर वाले पोर्शन का सही जा रहा है, लेकिन जो सेंटर में जो मेरा मॉड्यूल है वहाँ पे गैप 25 की जगह पे 28 mm है, 30 mm है, 29 mm है, कहीं 20 mm है। तो उसको सही करने के लिए सैग एंगल का यूज किया जाता है। और दूसरा जो टेक्निकल लैंग्वेज में आते हैं, तो सैग एंगल पर्लिन के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। जो सैग एंगल होता है वो पर्लिन के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और पर्लिन को ट्विस्ट होने से बचाता है। जैसे क्या होता है कि पर्लिन मान लीजिए कि मेरा ये पोर्शन यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया तो ये तो मेरा लगभग 15 डिग्री पे आ रहा है। अब देख रहे हैं ये टाइट करेंगे तो ये 15 डिग्री पे आ रहा है और यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा ऐसे या ऐसे। तो क्या होगा, वो पर्लिन को और ये पर्लिन को कनेक्ट कर देंगे सैग एंगल से तो उस ट्विस्ट को वो नेगलेक्ट कर देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं जो साइट से रिलेटेड आपको बताया हूँ, ग्राउंड माउंट से रिलेटेड बताया हूँ। आज का टॉपिक फ्रेशर से लेके जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी प्रॉपर तरीक़ा से नट बोल्ट नहीं हुआ है और टाइट नहीं हुआ है,
ये कब टाइट होगा, जब मेरा मॉड्यूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। नट बोल्ट सब लगभग टाइट हो जाएगा, लेकिन वो टॉर्क के साथ टाइट नहीं होगा जैसे परफेक्ट लगता है। मॉड्यूल लगेगा, मॉड्यूल के साथ साथ असेंबल हो जाएगा और वो सब टाइट हो जाएगा। मॉड्यूल असेंबल होगा, वो टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि मॉड्यूल कैसे असेंबल किया गया है और कुछ इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड आपको बताऊंगा। 3.2 मेगावाट का ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। टेक्निकल नहीं बताऊंगा, लेकिन टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ को कोशिश करूंगा समझाने का। ये है 3.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, दिल्ली का है। आप देख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। एक कॉर्नर से स्टार्ट करूंगा और फिर दूसरे कॉर्नर पे लाके ख़त्म करूंगा। तो ये देख सकते हैं फ्रंट की तरफ से है, अभी कुछ काम इसमें बाकी है ना। तो क्या है इसमें, क्या है प्रोसेस लगाने का और कैसे लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे चैनल पे आता है कि आप स्टेप बाय स्टेप बताइए। जैसे क्या होता है, एक डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइनर को स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया हूँ। इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी मैं जो टॉप व्यू कैसे डिज़ाइन होता है उसको भी स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि मैं सबसे पहले क्या करूं और उसके लिए क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट का कुछ हेल्प लेना चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ईपीसी कंपनी हैं, उनसे हेल्प लेना चाहिए। तो वो आज मैं पूरा क्लियर करके रखूँगा और सब कुछ बताऊँगा। यहाँ से ज़मीन से लेके कितना आपका ज़मीन कवर होगा, कितने किलोवाट में, कितने मेगावाट में, और जो ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर है, सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर तो आ गया है, आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर सामने है। कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें VCV आ गया है, उसमें मीटर रूम है। तो अभी कुछ काम चल रहा है। आज संडे है, संडे की वजह से वर्किंग नहीं है। तो आज मैं उसी बेसिस पे आपको बताऊंगा क्लियर। मतलब ये साउथ है, ये साउथ है। मैं वेस्ट से स्टार्ट करूंगा, वेस्ट से पूरे नॉर्थ होते हुए वेस्ट भी होते हुए फिर आ जाऊंगा इधर, ईस्ट होते हुए कंप्लीट आ जाऊंगा इधर। अब देख सकते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इधर आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू यूजर हैं, अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर मेरे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा चैनल इम्पोर्टेंट है, इसके वीडियो को देखना चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे चैनल से क्या आपने सीखे और क्या मैं इम्प्रूव करूं अपने स्किल्स में, और कैसे आपको बताऊं। क्या आपका डाउट है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊं, जिससे आपको वो जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और, आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि क्या ये बताए हैं अंदर, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, क्योंकि अभी तो मैं साउथ के तरफ हूँ तो बहुत कुछ कम नज़र आ रहा है। इधर देख सकते हैं, इधर मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट लग गया है वेस्ट की तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ईस्ट के तरफ से बताना स्टार्ट करूँ, क्योंकि ईस्ट की तरफ से कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कुछ मॉड्यूल बचा हुआ है लगना, कुछ पाइलिंग भी बचा हुआ है। पाइलिंग हो गया है ऑलमोस्ट, केवल स्ट्रक्चर कनेक्ट होना बचा हुआ है, फेंसिंग कंप्लीट है। तो इसके बारे में बताऊँगा, तो ज़रूर
अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं तो वो आपको ज़रूर देखने को मिले। ऐसा ना हो कि आप पहले ही स्किप कर दें और मैं कुछ बढ़िया सा टॉपिक पे डिस्कस करूं और आपको नहीं, आप मिस कर जाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले फेंसिंग पे बात करते हैं। फेंसिंग फेंसिंग से पहले लैंड पे जो ज़मीन का होता है कि आप, बहुत सारे सवाल होता है कि जैसे 1 मेगावाट में मुझे कितना ज़मीन चाहिए, कितना स्क्वायर मीटर चाहिए या एकड़ में चाहिए। तो आपको बता देता हूँ कि जो ग्राउंड माउंट का प्रोजेक्ट होता है, ग्राउंड माउंट के प्रोजेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस गैप देना होता है। आपको कुछ रूम के लिए गैप स्पेस देना पड़ेगा, कुछ इन्वर्टर के लिए, ट्रांसफार्मर के देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के लिए कुछ स्पेस देना पड़ेगा, कुछ पार्किंग के लिए स्पेस देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पार्किंग के लिए ये स्पेस है, तो ये सब आपको स्पेस कंसीडर करके चलना पड़ेगा। उसके साथ साथ टेबल टू टेबल भी गैप काफ़ी देना पड़ेगा, जो शैडो नहीं है। फेंसिंग दे रहे हैं, फेंसिंग के बीच में कितना गैप होना चाहिए, उसका भी डिस्टेंस स्पेस देना चाहिए। तो आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि अगर आप 545 या 575 वाट पीक का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो एरिया रिक्वायरमेंट है, अगर मीटर स्क्वायर में देखते हैं तो 4000 मीटर स्क्वायर चाहिए एरिया। और अगर एकड़ में देखते हैं, 4000 स्क्वायर मीटर, तो मैं दूसरा चीज़ बता दूँ, अगर एकड़ में देखते हैं तो आपको 4 एकड़ चाहिए। 1 मेगावाट के लिए 4 एकड़ ज़मीन कंप्लीट चाहिए, जिसमें आपको थोड़ा मोड़ा स्पेस बच जाए, लेकिन वो भी स्पेस यूटिलाइज हो जाता है फेंसिंग में। यहाँ पे 3.2 मेगावाट है, 3.2 मेगावाट है, तो 12 एकड़ ज़मीन है। बारह एकड़ ज़मीन है। तो दोस्तों 4 एकड़ तो ज़मीन चाहिए मेगावाट में। अब जैसे आपका प्लांट बड़ा होगा वहाँ पे आपका स्पेस कमेगा, क्योंकि 1 मेगावाट में आपको एक VCB रूम बनाना पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर का देना पड़ेगा, कुछ वो पार्किंग का देना पड़ेगा। अगर वहीं पे 5 मेगावाट दे रहा है तो पार्किंग वही रहेगा, ट्रांसफार्मर का स्पेस वही कवर करेगा, VCB रूम, ACDV का रूम उतना ही कवर करेगा, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा 4 मीटर, ठीक है। अब आता है 4 एकड़ पर मेगावाट। अब जो उसका प्राइस भी है वो भी बता देता हूँ। 1 मेगावाट का जो अभी का प्राइस चल रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर का तो उतना रेट नहीं बढ़ता है। आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर का रेट 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा बढ़ता है, लेकिन मॉड्यूल का रेट अगर 2022 का मैं डेटा उठा के दिखा देता हूँ तो यही मॉड्यूल का रेट 32 रुपये पर वॉट पीक पड़ रहा था। 32 रुपये, 31, 32, 31.5, 30 ऐसे पड़ रहा था उस समय। बहुत ये हो रहा था, मतलब मॉड्यूल का रेट हाई जा रहा था। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का रेट जाता था वो 42 रुपये, 45 रुपये, 43 रुपये पर किलोवाट जाता था, पर वाट पीक जाता था, 43 रुपये पर वाट पीक। अगर 1 मेगावाट का देखते हैं तो 4 करोड़, 4.25 करोड़ जा रहा था उस समय रेट, 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। अगर 2024 का डेटा उठा के देखते हैं तो अभी यही मॉड्यूल का रेट 17 रुपये जा रहा है, 17.5 रुपये पर वाट पीक जा रहा है। मतलब 2022 में 32 रुपये बिक रहा था और अभी जो बिक रहा है यही मॉड्यूल 17 रुपये बिक रहा है। तो अभी के हिसाब से देखते हैं तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग 3 करोड़ जा रहा है। 1 करोड़ का डिफरेंस आ रहा था 2022 में जो लगाए, अभी बहुत सस्ता है। अब ये रेट कब बढ़ जाए कब घट जाए कोई उम्मीद नहीं है। घटेगा तो नहीं, घटेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये 50 पैसा घटेगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि मॉड्यूल का रेट बढ़ सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है, 20-25 भी हो जाए, 26 भी हो जाए, 28 भी हो जाए, 27 भी हो जाए, लेकिन उससे कमेगा नहीं। तो ये आप मार्केट के रेट पे डिपेंड होना पड़ेगा कि मार्केट में क्या रेट चलता है। मॉड्यूल का रेट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, अदरवाइज और सबका तो रेट लगभग 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा मैक्सिमम बढ़ता है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है। अब आते हैं दोस्तों, 2 चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ, ज़मीन और सोलर प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले जो बताएंगे फेंसिंग के लिए।
यहाँ पे फेंसिंग जो है, फेंसिंग मैंने कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुआ है। कुछ गाड़ी आया था, ट्रांसपोर्टेशन के सामान लेके आया था, तो इधर ही से गाड़ी को एंट्री किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लग गया था, पूरा कंप्लीट लग गया था फेंसिंग, लेकिन फेंसिंग को तोड़ा गया था गाड़ी की वजह से, क्योंकि बड़े गाड़ी मॉड्यूल लेके आया था, तो यही एंट्री करवाए थे इधर ही से, यही अंदर गया था। तो क्या होता है दोस्तों कि फेंसिंग डिजाइन के लिए, फेंसिंग के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, आप अगर 4 एकड़ का ज़मीन ले रखे हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए 8 फीट के हाइट पे स्टील वायर का फेंसिंग करवा दीजिए। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट फेंसिंग हो रखा है, ये फेंसिंग हो रखा है। यहाँ पे इन्होंने बेल्ट कर रखे हैं, लेकिन हॉट डिप में भी आता है, हॉट डिप में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो लिमिटेड कंपनी होती हैं वो हॉट डिप ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो बेल्ट किया है, ये बेल्ट किया है, जंग लगा हुआ है, जंग लग गया है यहाँ पे। तो हॉट डिप में जंग नहीं लगता है, हॉट डिप में होल होता है, होल से कनेक्ट किया जाता है नट बोल्ट से, यहाँ इन्होंने वायर से कनेक्ट कर रखे हैं। तो ऐसे फेंसिंग पे उतना फोकस नहीं करते। हाँ, जहाँ पे गीगावाट का प्रोजेक्ट है वहाँ पे फेंसिंग का प्रोजेक्ट, जैसे 10 किलोमीटर का फेंसिंग बन रहा है, तो 10 किलोमीटर को आदमी को चलने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। ये सब 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 4 मेगावाट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन है, तो कोई यूज़ नहीं। ये 1 किलोमीटर के अंदर ही में कवर हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ये फेंसिंग सबसे पहले फेंसिंग कराइए। फेंसिंग होने के बाद आपको देख सकते हैं फ्रंट से जो मॉड्यूल और फेंसिंग के बीच में है, ये गैप आपको देना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना दे रहे हैं, 1 मीटर दे रहे हैं, 2 मीटर दे रहे हैं, 5 मीटर, लेकिन स्टैंडर्ड जो कहा गया है आप कम से कम 5 मीटर गैप दीजिए फेंसिंग से मॉड्यूल के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे कम दिया गया है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा था, तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए इतना दिया गया। ऐसे कोई इशू नहीं है, आप कम से कम 5 मीटर दीजिए, ताकि एक गाड़ी भी रन कर जाए, इधर से चले और अपना काम भी हो जाए, कोई साइडो वाइडो वगैरह नहीं है। फ्रंट से भी 5 मीटर गैप देना पड़ेगा। और लेफ़्ट राइट का सवाल रहा, लेफ़्ट राइट में क्या होता है दोस्तों, लेफ़्ट राइट में आपको उसमें भी 4 मीटर का गैप दे दीजिए, 4 साढ़े 4 मीटर का गैप दे दीजिए, जिसमें साइडो नहीं है। आपका ज़मीन, प्रोजेक्ट कॉस्ट और फेंसिंग क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर में आते हैं। स्ट्रक्चर में मॉड्यूल का रेट बता दिया हूँ कि 17 रुपये पर वॉट पिक जा रहा है, तो 17 रुपये पर वॉट, मतलब 17 रुपया या मतलब नोट करके रखिएगा। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल पोल पे स्ट्रक्चर लग रहा है। ये एक मेन पोल है, मेन पोल के साथ राफ्टर कनेक्ट है, 2 ब्रेसिंग है, फ्रंट ब्रेसिंग, बैक ब्रेसिंग है, और क्या कहते हैं 4 एल की लीड कनेक्ट है। उसके बाद 4 परलिन आते हैं। ये सिंगल है इसीलिए ये मूव कर रहा है, लेकिन वो आगे देख सकते हैं वो सब मूव नहीं करेगा। तो इसका जो रेट पड़ता है अगर आप 2 मटेरियल यूज कर रहे हैं, चलिए मैं आगे बताता हूँ मटेरियल कौन कौन सा यूज किए हैं वो बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर का कॉस्ट होता है, स्ट्रक्चर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, हॉट डीपी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, गैल्वेलम मिल जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर, वो उनका सवाल रहता है और वो मुझे कॉल भी करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई इशू होता है, या टेक्निकल इशू हो, या प्रोजेक्ट में कोई ऐसा नॉन टेक्निकल इशू हो, उससे रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर देता हूँ और अभी तक देते आ रहा हूँ। तो उनका सवाल रहता है कि अगर मैं मॉड्यूल 17 रुपये पर वॉट पिक उठा लेता हूँ, ठीक है, तो ये तो मार्केट का रेट है, इसमें कोई छुपा नहीं सकता है, 17, साढ़े 17, सवा 17 है। लेकिन स्ट्रक्चर के रेट में आपको पकड़ लेता है। कोई स्ट्रक्चर वाले बोलेगा कि मैं 3 रुपये पर वॉट पिक दूंगा, कोई बोलेगा 2.5 रुपये दूंगा, कोई 2 रुपये। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि सेम स्ट्रक्चर मुझे कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 2.5 रुपये दे रहा है, कोई 3 रुपये दे रहा है, क्यों? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटे छोटे फैब्रिकेटर होते हैं ना,
वो आपको 3 रुपये देगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का क्वांटिटी ही लाता है कम, वो मटेरियल ही कम लाएगा और फैब्रिकेशन करके आपको दे देगा। लेकिन जो मिडिल वाले होते हैं वो 2.5 रुपये लाएगा, वो 2.5 रुपये लाएगा क्योंकि उसका थोड़ा सा बड़ा मतलब उसका ये है, वर्कशॉप है। तो लेकिन जो बड़े बड़े फैब्रिकेटर है, दिल्ली में भी है 2-3 फैब्रिकेटर है, जो बड़े फैब्रिकेटर हैं वो स्ट्रक्चर सप्लाई करते हैं बड़े क्वान्टिटी में। विजय श्री स्टील है जो मेरठ में उनका फैब्रिकेशन प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, तो वो आपको बहुत कम रेट में और बढ़िया प्राइस में दे देगा। मटेरियल भी बहुत एक नंबर क्वालिटी में मिलेगा। आप सभी उसके प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं टेस्ट करके ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं स्ट्रक्चर का रेट कैसे 2.5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये देता है। तो मैं बता देता हूँ कि जो कॉलम है, कॉलम जो है वो 2 mm थिकनेस में है, 180, 60, 20 2 है, 20 की जगह पे 15 या 20 2 mm में है। तो वो प्रॉपर हॉट डिप है जिसका जो ग्रेड है वो 350 मेगापास्कल है। अब आते हैं दोस्तों ब्रेसिंग प्लेट और एल क्लिट, ये 3 कंपोनेंट है, ये तीनों कंपोनेंट हॉट डिप में है, जिसका रेट अप्रोक्स आता है 92-93 रुपये पर केजी। ठीक है, जो छोटे फैब्रिकेटर से लीजिएगा तो 102 रुपये 105 रुपये पर केजी देगा, मीडियम वाले फैब्रिकेटर से लेते हैं तो 98 रुपये केजी देगा, लेकिन बड़े फैब्रिकेटर है वो देगा आपको 90 रुपये 91 रुपये 90 रुपये पर केजी दे देंगे, क्योंकि उनके पास बल्क में आता है स्ट्रक्चर, बड़े बड़े रोल बल्क में आता है, मतलब 50 रोल 20 रोल 30 रोल आ जाता है। छोटे फैब्रिकेटर होता है क्या, वो एक ही रोल लाए, आधा कट करके काम के 2-2 महीना 3-3 महीना चलता है, इनका 2 रोल 4 रोल 5 रोल रोजाना खत्म होता है, इसलिए ये सस्ता दे देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका बच जाता है, इसलिए आपको सस्ता मिल जाता है। उनको ट्रांसपोर्ट मान लीजिए कि एक रोल मंगवाए 20,000 रुपया चार्ज लगा, इन्होंने 10 रोल मंगा लिए, उसी 20 से 25,000 में आ गया, तो ये बच जाता है उनका। अब वो 5 रोल 5 बार मंगाएगा तो 1 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, ये 5 रोल एक बार में मंगाएगा तो 20,000 में काम हो जाएगा, तो इसलिए आपका सस्ता में हो जाता है। अब आते हैं गैल्वेलियम में क्या क्या कंपोनेंट है। राफ्टर है, फ्रंट ब्रेसिंग है, बैक ब्रेसिंग है, देख सकते हैं फ्रंट ब्रेसिंग है, बैक ब्रेसिंग है, राफ्टर है और ये पर्लिन है। ये जो 4 कंपोनेंट है ये गैल्वेलियम है, जिसका थिकनेस 1.1 mm है, 1.2 mm है, और जो इसका यील्ड स्ट्रेंथ है 550 मेगापास्कल है, जो स्ट्रेंथ ज़्यादा था। अगर इसका मैं रेट देखता हूँ, इसका ओवरऑल रेट देखता हूँ तो 2 रुपये 10 पैसा से लेके 2 रुपये 20 पैसा में आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, सस्ता, काफ़ी सस्ता रेट में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए 2 रुपये 10 पैसा लेके चलता हूँ, तो 17 रुपया प्लस 2 रुपये 10 पैसा 19 रुपया लेके चलता हूँ, 10 पैसा को अभी होल्ड करके रखता हूँ। तो आप दोस्तों अब देख सकते 19 रुपया में मेरा अभी तक काम हुआ है। अब चलते हैं आगे, अब आते हैं मैं कुछ मूव हो जाता हूँ आगे की तरफ चलता हूँ, आपको प्रोजेक्ट का कुछ लोकेशन दिखा देता हूँ, कैसा सबका अलाइनमेंट है और क्या क्या परफेक्शन है, ये देख सकते हैं। फेंसिंग भी लगा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, ये इसलिए गैप दिया गया है ताकि 2 आदमी 3 आदमी आने जाने के लिए कोई इशू ना हो और इससे टच ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो टेबल है लंबा लंबा टेबल बन रहा है, बड़े बड़े टेबल है, क्योंकि क्या होता है कि ग्राउंड माउंट के प्रोजेक्ट में कभी भी छोटा स्ट्रक्चर नहीं डिजाइन किया जाता है। अगर मैं छोटा स्ट्रक्चर डिजाइन करूँगा तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा, तो उसमें डिसाइड किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर अगर आप सस्ता लेना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर सस्ता लेना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ नोट करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके पास है तो उनसे कैलकुलेट कराइए स्ट्रिंग, जो डीसी मॉड्यूल स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रिंग कैलकुलेट कराइए। आपका स्ट्रिंग अगर मेगावाट में चल रहे हैं तो आपका जो स्ट्रिंग आएगा
545 या 550 वॉट पीक के मॉड्यूल के हिसाब से वो 27-28 का मॉड्यूल का एक स्टिंग बनता है। मैं आपको मॉड्यूल दिखा देता हूँ, वाड़ी का मॉड्यूल है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डेटा इन्होंने दे रखा है। मॉड्यूल 545 है, मॉड्यूल का वेट है 27.5 kg, VOC दे रखा है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रिंग मेरा बनता है वो 28 का स्ट्रिंग बना है। अब 28 के स्ट्रिंग में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे 2x28 का। 28 का स्ट्रिंग बन रहा है तो आप सिंगल 28 मॉड्यूल नीचे की तरफ लगा दीजिए। जैसे मेरा 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं काउंट करके चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे चलते हैं 12 13 14 15 16 17 18, आगे चलते हैं 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28 मॉडल का स्ट्रिंग है। तो ये जो नीचे आप प्लेट देख रहे हैं, नीचे वाला, ये टोटल 28 मॉडल है और इसके जस्ट ऊपर 28 का है। मतलब टोटल स्ट्रिंग देखते हैं, टोटल मॉडल जो देख रहे हैं एक टेबल में, वो 56 मॉडल का एक टेबल डिजाइन हुआ है। 56 मॉडल का एक टेबल डिजाइन हुआ है, जिसमें 2 स्ट्रिंग बनेगा। एक ऊपर वाले मॉड्यूल से स्ट्रिंग बनेगा, एक नीचे वाले मॉड्यूल से स्ट्रिंग बनेगा। उससे एक बेनिफिट ये होता है कि आपका जो कॉलम है, अब मान लीजिए कि मेरा एक टेबल मैंने 2x10 का डिजाइन किया, 2x10 के टेबल में 4 मॉड्यूल लिया, 4 कॉलम लिया, 2x10 का एक और टेबल डिजाइन किया तो 8 कॉलम हो जाएगा। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो टेबल ज्वाइन करेंगे वो 9 9 18 हो जाएगा, तो वो मेरा लॉसेस हो जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना मैक्सिमम टेबल बन जाए, बड़ा टेबल बन जाए, वो टेबल डिजाइन कीजिए। ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर को रोका गया है, कुछ मॉड्यूल को लगाने से रोका गया है। क्यों रोका गया है वो बता देता हूँ। यहाँ पे इसलिए रोका गया, यहाँ पे सब स्ट्रक्चर लग गया, इनको पर्लिन भी कनेक्ट कर देना चाहिए, नहीं कनेक्ट किए हैं, सब हिल रहा है और थोड़ा सा चांसेस रहेगा टूटने का। यहाँ पे ये जो पोल दिख रहा है, ये पोल हटने वाला है। ये पोल को हटने का वेट किया जा रहा है क्योंकि जो दिल्ली का बिजली विभाग है ना, वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है काम करने में, क्योंकि वो भी काम करते हैं टेंडर के अकॉर्डिंग। ये पोल हटाने का टेंडर निकला है, तो वो जिसके अंडर में आएगा वो टेंडर, वो इस पे वर्किंग करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे जगह। ये या तो इनर जो आउटर है, बाउंड्री साइड है, बाउंड्री साइड इसको शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट टेबल लगाया जाएगा। देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे। ये देख सकते हैं सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे जो टेबल लगा हुआ है वो कंप्लीट एक टेबल लगा हुआ है। अगर इसको मैं साइड से दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंगल टेबल लगा है कंप्लीट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट कंप्लीट टेबल लगा है। 28 का 4 टेबल लगा है, 5 टेबल 28 का। अब चलते हैं दोस्तों टेबल आगे 2-3 रो और।
मैंने प्रोजेक्ट के एंड पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जा रहा हूँ और पूरा विजिट कंप्लीट करा दूँगा। आप देख सकते हैं अभी डीसी का काम बचा हुआ है। डीसी का काम कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन में डीसी का भी काम स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद ये देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो एक एक मॉड्यूल निकाला गया है, एक एक मॉड्यूल निकालने का ये रीज़न है कि जो स्ट्रीट लाइट है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर का काम हो रहा था तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट का तो ज़रूरी था, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी हो रहा था और डे शिफ्ट भी हो रहा था। तो जो दिन में काम हो रहा था वहाँ पे तो कोई इशू नहीं आ रहा था, लेकिन नाइट वाले में तो लाइट का ज़रूरी पड़ता है, तो उसके लिए स्ट्रीट लगा था। ये टेम्पररी स्ट्रीट लाइट है, ये हट जाएगा, इसलिए एक एक मॉड्यूल यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा मॉड्यूल है वो देख रहे हैं, वो मॉड्यूल यहीं पे लगाने के लिए रखा गया। तो वहाँ से लेके यहाँ तक एक टेबल हुआ। आगे आते हैं। ये कंप्लीट यहाँ तक हो गया है। यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मार्किंग हुआ है मॉड्यूल का कॉलम का, वो इन्होंने 100 mm पीछे कर दिया था। 100 mm पीछे करके मार्किंग चले थे, इसीलिए टेबल थोड़ा सा पीछे हो गया। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 टेबल यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरा। अब आते हैं आगे। तीन टेबल कंप्लीट हो गया यहाँ। आप देख सकते हैं। तीन टेबल कंप्लीट होने के बाद चौथा स्टार्ट हो गया यहाँ। यहाँ पे एक दोस्तों इशू हो गया है। यहाँ पे एक पेड़ है जो नीम का पेड़ है। ये डिसाइड करेंगे जो ऑनर है ज़मीन के, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 मॉड्यूल, 14 मॉड्यूल नहीं लग रहा है। अगर देखते हैं किलोवाट में तो 7.5 किलोवाट का प्रोजेक्ट प्लांट यहाँ से कम जाएगा, अगर ये नहीं हटेगा तो चांसेस कम है हटने का। तो 7.5 किलोवाट का प्रोजेक्ट कम जाएगा। इसी टेबल को आगे शिफ्ट कर सकते हैं फ्रंट साइड की तरफ। अब आ गया हूँ मैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ।
अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो कंप्लीट लगा है स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट है, मतलब 5 टेबल कंप्लीट लग रहा है 2x28 का 5 टेबल, तो 35 मीटर एक टेबल कवर कर रहा है, तो 35 गुणे 5 तो 70, 140 और 30 70 175 मीटर लेंथ है, और 2 मीटर और ले लीजिए, 2.5 मीटर ये 2.5 मीटर हो, तो 175 180 मीटर विड्थ है लेफ़्ट टू राइट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं तो 180 मीटर है, 180 मीटर ईस्ट टू वेस्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम है। कॉलम के लिए मैंने एक चीज़ नहीं बताया था आपको कि पाइलिंग कितना होता है, मैंने इससे पहले कई लेक्चर में बता चुका हूँ, मेरा 3-4 वीडियो है जो पाइलिंग से रिलेटेड ही है। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने फाउंडेशन हेवी बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे यहीं से कुछ गाड़ी यहाँ से भी आया था जो सिविल का मटेरियल लेके आया था। सामने से मैंने जो दिखाया था साउथ की तरफ से, वो तो मॉड्यूल के लिए आया था, क्योंकि वो फ्रंट की तरफ से मेन रोड से, मेन हाईवे से आया था, लेकिन यहाँ से आया ये गाँव की तरफ से सिविल कंक्रीट बन गया था, क्योंकि यहीं पर इनका ये था कंक्रीट प्लांट। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बना है, उसके ऊपर कैपिंग किया है। ये स्ट्रक्चर कहीं नहीं जाएगा, कितना भी विंड स्पीड आ जाए ये हिलेगा नहीं। मॉड्यूल डैमेज हो जाएगा, मॉड्यूल फ्रेम टूट जाएगा, लेकिन ना तो स्ट्रक्चर कहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ नहीं जाएगा। तो बहुत हेवी बना है स्ट्रक्चर, कैपिंग भी बना है, कैपिंग भी जो है वो काफ़ी हेवी है। अब आते हैं दोस्तों, अब साउथ की तरफ चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट आ गया हूँ, अब आते हैं साउथ। ये साउथ है मेरा, अब चलते हैं। देख सकते हैं ये भी देख सकते हैं। ये अभी हाल फिलहाल ही मॉडल लगा है, तो न्यू लग रहा है, क्योंकि ज़मीन से तो घास तो निकलेगा ही, बारिश होगा तो घास होगा ही। अब आते हैं साउथ की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं अब ये अलाइनमेंट नहीं हुआ, कुछ अलाइनमेंट पे पेंडिंग है। देख सकते हैं सिंगल कॉलम पे सभी स्ट्रक्चर है, डबल कॉलम पे अब ज़रूरी नहीं है स्ट्रक्चर को लगाने का, अब तो ट्रिपल पोर्ट्रेट भी सिंगल कॉलम पे ही लगाते हैं। लेकिन कारपोर्ट का जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे सिंगल। ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, वहाँ भी चलेंगे, पहले साउथ की तरफ पहुँचते हैं। आ गया हूँ मैं साउथ की तरफ। 34 मिनट लगा है, अभी 10 मिनट और लगेगा जाने में। ये सब जो स्ट्रीट लाइट का पोल है सब हट जाएगा। ये लेबर लोग बिछाए हैं सोने के लिए। देख सकते हैं
आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं सभी का अलाइनमेंट। ये आ गया मैं साउथ की तरफ, जहाँ से मैं स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गया हूँ। धूप भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 1 बजने वाला है। अब चलते हैं कुछ इन्वर्टर ट्रांसफार्मर के पास चलते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर के पास बता देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट में जो ट्रांसफार्मर लगता है, वो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी इस पे ज़्यादा वर्किंग नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं एक बेस बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो बेस का हाइट है 1 मीटर, ये बाउंड्री किया गया है। यहाँ पे नीचे अभी जो एग्रीगेट बराबर होगा, जो गिट्टी आती है छोटी छोटी, वो नीचे अभी लेवल होगा। अभी काम चल रहा है इसका, डीसी जो एसी केबल आएगा, इसीलिए अभी इसको रोका गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक एसी केबल जो वापस आया है अंदर से, वो उसके लिए अभी कच्चा है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो ट्रांसफार्मर है, इसका जो स्पेसिफिकेशन देखते हैं, लोड ऑन टैप चेंजर है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा नियरेस्ट में जाके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस वोल्टेज जो है 11 केवी का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे सब टोटल डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इंग्लिश इलेक्ट्रिकल इंग्लैंड है ये, ऑन लोड टैप चेंजर CTR। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेज 3 है, सर्विस वोल्टेज 11 kV है। मोटर देखते हैं 415 वोल्ट का है, AC DC 50 हर्ट्ज में है। उसके बाद CTR MKOAANR 23 इसका एक सीरीज नंबर है, सीरियल नंबर। तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। अब आते हैं, मैं इसको रोटेट करके दिखा देता हूँ।
अभी ये प्रॉपर वर्किंग नहीं हुआ है इस पर। यहाँ पे इनका जो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये देख रहा है, देख सकते हैं। $2500 kVA का है, AC 2500 kVA का इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है।